हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इसे जो पीछे का लेक्चर था उसमें अपन ने पढ़ा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होती है? मैंने बोला था किसी साइक्लिक कंपाउंड की जो मेजरमेंट होती है, साइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी की जो मेजरमेंट वो किसके द्वारा बताई जाती है? एरोमेटिसिटी के द्वारा बताई जाती है। ये एप्लीकेशन था किसका? रेजोनेंस का। ये लास्ट एप्लीकेशन बचा था। आज हम बात करेंगे उसके आधार पर। मैंने बोला था एरोमेटिसिटी के आधार पर मैंने क्या बताया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बताया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीके के बताए थे मैंने? दो तरीके के बताए थे। एक तो था एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, और एक मैंने बताया था एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली थी। एरोमेटिक क्या होते हैं उसकी अपन ने बात की, इसकी स्टेबिलिटी देखी थी रेजोनेंस एनर्जी के आधार पर, और इसकी नेचर क्या होती है? डायमैग्नेटिक होती है। कैसे होती है अपन ने कल इसको पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इसी तरीके से किसी कंपाउंड में। अगर मैं बात करूं, अपने बोला था कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसकी नेचर क्या होती है? यहाँ पे साइक्लिक। ये हमेशा ही क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड ये क्या होंगे? या तो साइक्लिक हो सकते हैं या एसाइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं? साइक्लिक भी हो सकते हैं और एसाइक्लिक भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी क्या नहीं होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कभी भी क्या नहीं होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होंगे। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं देखना ध्यान से। इसमें एक तो बोला जाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और एक बोला जाता है इसमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसकी कैटेगरी में आते हैं? इस एलिसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं, जो साइक्लिक भी हो सकते हैं या एसाइक्लिक भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी क्या नहीं होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होंगे। तो इसी के आधार पर इन तीनों के बेसिस पर मैं अगर बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीके के हो गए? साइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिक, साइक्लिक या एसाइक्लिक के कैटेगरी में एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो तीन तरीके के कंपाउंड हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो किसी कंपाउंड की अपन पहचान कैसे करेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, इसकी अपन बात करेंगे। तो देखना ध्यान से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने कहा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के आधार पर कितने तरीके के हो गए? तीन तरीके के बोले मैंने। एक तो एरोमेटिक जो क्या होगा? साइक्लिक होगा। एक एंटी एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक। किसी कंपाउंड में अपन कैसे पहचान करेंगे कि दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके लिए कंडीशन क्या होती है? किसी कंपाउंड में अपन कैसे पहचानेंगे कि दिया गया कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है? उसके बाद अपन किसकी चर्चा करेंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की। इसको अपन अलग से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो देखना ध्यान से। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है? तो कंपैरेटिवली अपन बात करेंगे। तो देखना ध्यान से। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? ये कंपाउंड क्या होने चाहिए? सबसे पहली बात तो क्या है? कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। इसी तरीके से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। दोनों में कॉमन है
क्या कि कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड अगर बात करूं इसकी कंडीशन की, तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर। इसी तरीके से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो अपन इसमें बेसिकली डिफरेंस रिस्पेक्टिवली देखते हैं। तो ये कंपाउंड भी क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। इसमें भी क्या होनी चाहिए, प्लेनरिटी होनी चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या हुआ, जैसे इस बोर्ड की अगर मैं बात करूं, इस बोर्ड को अगर मैंने प्लेन माना है तो इस बोर्ड पर कोई मॉलिक्यूल अगर है तो वो क्या माना जाएगा, प्लेनरिटी, प्लेनर माना जाएगा। अगर इस बोर्ड के ऊपर या नीचे अगर कोई कंपाउंड, इसका मतलब क्या है, वो प्लेनर नहीं है, इसका मतलब उसमें प्लेनरिटी नहीं है। तो ये अपनी कंडीशन होगी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जो क्या है, कॉमन। अब बात आती है इसमें एरोमेटिक कंपाउंड में और क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये हक्कल रूल फॉलो करनी चाहिए। हक्कल रूल फॉलो, यहाँ पे हक्कल रूल फॉलो नहीं होता। यहाँ पे हक्कल रूल फॉलो नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है, हक्कल रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, फॉलो होता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का इसमें क्या होना चाहिए, डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइज्ड होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, डीलोकेलाइजेशन का मतलब स्थानीकरण है। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का अगर स्थानीकरण हो रहा है, हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, तो कंपाउंड्स क्या होंगे, एरोमेटिक। इसमें हक्कल रूल फॉलो नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना चाहिए, डीलोकेलाइजेशन। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया किसमें, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले बोला कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, जो दोनों में कॉमन है, प्लेनर होना चाहिए, दोनों में कॉमन है। डिफरेंट क्या है, यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन। यहाँ पे तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का और यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ये बेसिकली डिफरेंस होता है कि दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक होता है। इसके अपन कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ, एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। अब मैं बात करूंगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसकी मैं चर्चा करूंगा, देखना ध्यान से। मैंने कहा एक तो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक, एक क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कंडीशन क्या होगी, एक तो ये दोनों क्या होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए और साइक्लिक होने चाहिए। और एरोमेटिक में क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना चाहिए, डीलोकेलाइजेशन। एंटी एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन। ये बेसिकली डिफरेंस हो गया कि कंपाउंड प्लेनर, साइक्लिक और इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन के आधार पर कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। इसमें जो ये जो है 4n+2 और 4n, इसमें n क्या है, n इज टू इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर का बेसिकली मीनिंग क्या है, 0 1 2 3 4। यहाँ पे तो ये किसके लिए है, इस 4n+2 सिस्टम के लिए। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, इंटीजर नंबर 0 1 2 3 4। और ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें n क्या है, इंटीजर नंबर ही है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 से स्टार्ट होगी, कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे 0 क्यों नहीं होगी 4n सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 हो गई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 हो, या वो कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो n की इंटीजर वैल्यू यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, और यहाँ से इंटीजर वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। अगर यहाँ से 0 है तो कितने होंगे इलेक्ट्रॉन मिनिमम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिनिमम हो जाएंगे, जिससे कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब अपन बात करते हैं, ये तो बात हो गई एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब बात आती है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक
कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक क्या होता है इसकी मैं बात करने जा रहा हूं। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बोला जाता है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लक्षण नहीं हो, कैरेक्टर उसके नहीं हो। तो ये जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो गए, जिसमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर्स की क्या हो, एब्सेंस। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर कोई कंडीशन है वो यहाँ पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती या उसके लक्षण इसमें नहीं आते। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर्स की एब्सेंस हो। अब बात आती है कि सर अगर ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर हम बात करें, किसी कंपाउंड्स में अपने कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उसमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान अगर करें, अगर हमें ये नहीं पता हो कि एरोमेटिक के कैरेक्टर क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक के कैरेक्टर क्या होते हैं, उसकी एब्सेंस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे अगर दोनों ये चीज़ अपने को नहीं पता हो, अगर ये दोनों चीज यहाँ पे अपने को नहीं पता हो, तो किसी कंपाउंड को अपन नॉन एरोमेटिक कैसे कहेंगे, तो कैसे उसमें पहचान करेंगे कि दिया गया कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो देखना ध्यान से, अगर अपने को ये नहीं पता, ये तो मैंने जनरली बताया एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, इसके अपन ने जनरली टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके लक्षण के आधार पर इसमें अगर दोनों लक्षण अगर नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। अब दिमाग में आता है कि सर अगर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक अपने को नहीं पता, दोनों ही अपने को नहीं पता, तो सर ये कंपाउंड में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बता देंगे। तो उसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से 1 बाय 1 पढ़ेंगे। किसी कंपाउंड में अगर अपने को नहीं पता एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक, तो डायरेक्ट किसी कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कैसे कहेंगे। तो देखना ध्यान से, मैं इसकी सबसे पहली कंडीशन ले रहा हूं कि कोई अगर कंपाउंड दिया गया है तो उसमें कैसे पहचानेंगे कि दिया गया कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। तो ऐसे बोला जाता है सभी एसाइक्लिक कंपाउंड, सभी अचक्रीय यौगिक क्या कहलाते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सभी अचक्रीय यौगिक क्या कहलाते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सभी अचक्रीय का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इनकी मैं एग्जांपल्स की बात करूं, एग्जांपल से इजीली समझ में आएगा कि ऐसा कोई कंपाउंड है जो क्या हो, एसाइक्लिक हो, तो डायरेक्ट अपन क्या बोल रहे हैं, दिया गया कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, जैसे ये मैंने कोई एग्जांपल लिया, ये कंपाउंड दिख रहा है कि साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक का मतलब जहाँ से स्टार्ट करें वैसे ये क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसमें एक रिंग बननी चाहिए। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई रिंग नहीं है और कंपाउंड दिया गया कंपाउंड क्या है, एसाइक्लिक। पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना चाहिए, डिलोकेलाइजेशन होना चाहिए, तो संख्या कितनी भी हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, कम दिया गया कंपाउंड क्या है, यहाँ पे एसाइक्लिक है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, कॉन्जुगेशन है। अगर इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो दिया गया कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो अगर एसाइक्लिक कंपाउंड है तो दिया गया कंपाउंड क्या कहलाता है, नॉन एरोमेटिक। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे ये कंपाउंड क्या है, दिया गया कंपाउंड एसाइक्लिक है। दिया गया कंपाउंड क्या है, एसाइक्लिक। एसाइक्लिक कैसे है, ये टर्म और ये टर्म आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये कोई बेंजीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे बॉन्ड नहीं है। तो ये कंपाउंड दिया गया कंपाउंड क्या है, एसाइक्लिक, पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है, इसका मतलब दिया गया कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या कहलाता है, नॉन एरोमेटिक। इसी तरीके से एग्जांपल्स की मैं बात करूं, जैसे
ये कंपाउंड भी क्या है नेचर में एसाइक्लिक, ये भी क्या था एसाइक्लिक। तो दोनों ही कंपाउंड एसाइक्लिक है। मैंने कहा एसाइक्लिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये दोनों कंपाउंड क्या है नॉन एरोमेटिक है। तो इस तरीके से सबसे पहली कंडीशन क्या हुई नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचानने की कि दिया गया कंपाउंड अगर एसाइक्लिक है तो उसकी नेचर क्या होगी नॉन एरोमेटिक। अब मैं ले रहा हूँ सेकेंड केस, इसमें कंपाउंड को और अगर कैसे पहचानेंगे अपन की दिया गया कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। फर्स्ट कंडीशन होगी दिया गया कंपाउंड क्या हो एसाइक्लिक हो। सेकंड कंडीशन में काम में ले रहा हूँ कि कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे मैंने कहा अगर कंपाउंड में इफ इन कंपाउंड अगर दिया गया कंपाउंड क्या हो साइक्लिक हो, दिया गया कंपाउंड क्या हो साइक्लिक। मैं यहाँ पे कंडीशन ले रहा हूँ अगर दिया गया कंपाउंड साइक्लिक है इसका मतलब क्या हुआ ये चक्रीय कंपाउंड है। कोई भी दिया गया कंपाउंड वो क्या है चक्रीय है। अगर कंपाउंड क्या है साइक्लिक है और उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हो डीलोकेलाइज्ड। मैंने कहा अगर दिया गया कंपाउंड क्या हो साइक्लिक हो और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन, इसका मतलब क्या होगा देखना ध्यान से। ऑड नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे विषम संख्या में क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो तो कंपाउंड क्या कहलाएगा। इन दोनों कंडीशन के आधार पर अपन कंपाउंड को क्या बता दें दिया गया कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो मैंने कहा कोई दिया गया कंपाउंड साइक्लिक है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है तो कैसे होगा इस बात को मैं एग्जांपल से समझ जाता हूँ। देखना ध्यान से, जैसे मैंने एग्जांपल लिया देखना ध्यान से, मैंने कहा कि दिया गया कंपाउंड क्या है साइक्लिक। ये हमने दिया गया कंपाउंड किसी एक एटम से स्टार्ट कर लो, दी गई रिंग वापस वही एटम पर आनी चाहिए, इसका मतलब दिया गया कंपाउंड क्या है साइक्लिक है। फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है। सेकंड है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स का स्थानीकरण। विषम संख्या का मतलब क्या हुआ जैसे एक तो हो ही नहीं सकती, कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे डीलोकेलाइज। जब डीलोकेलाइजेशन की बात आती है तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए विषम संख्या में 3। उसके बाद जैसे मैं बात करूं तो 5 7 ऐसे इस तरीके से विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा विस्थानीकरण। यहाँ पे अगर मैं बात करूं साइक्लिक कंपाउंड में तो यहाँ पे क्या होगा देखना ध्यान से, इस पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और एक ये इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है ये 3। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ विषम संख्या में ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन होगा। तो दिया गया कंपाउंड इसमें क्या हो रहा है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड। तो दिया गया कंपाउंड ये क्या होगा नॉन एरोमेटिक। तो इस तरीके से कंपाउंड में नॉन एरोमेटिसिटी अपने को पहचाननी है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले कंडीशन मैंने बात की कि सभी एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं नॉन एरोमेटिक। सेकंड कंडीशन की बात करें अगर दिया गया कंपाउंड क्या है साइक्लिक और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं तो दिया गया कंपाउंड क्या होगा नॉन एरोमेटिक। इसी तरीके से मैं कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो देखना ध्यान से, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया, अपने पूछ ले दिया गया कंपाउंड क्या है एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो दिया गया कंपाउंड क्या होना चाहिए साइक्लिक। तो एक एटम से स्टार्ट कर दो वो वापस वहीं पे रिंग अगर आ रही है तो इसका मतलब कंपाउंड दिया गया कंपाउंड क्या है साइक्लिक या चक्रीय है। उसके बाद अपने क्या चेक करें इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के साथ क्या है कॉन्जुगेशन में, ये भी इसके साथ क्या है कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन्स का
क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन होगा। 5 इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण हो रहा है, तो दिया गया कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो इस तरीके से कंपाउंड में दिया गया कंपाउंड ये नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। नॉन एरोमेटिक में सबसे पहले अपने बात की सभी असाइक्लिक कंपाउंड, उसके बाद अपने बात की साइक्लिक और ऑड नंबर की संख्या के आधार पर, विषम संख्या के आधार पर डीलोकेलाइजेशन में बताया कि दिया गया कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ट्रोपोलियम रेडिकल बोलते हैं इसको। इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दिया गया कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2, 4, 6 और 1, 7 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन या विस्थानीकरण हो रहा है। 7 का मतलब विषम संख्या में, तो दिया गया कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब अपन बात करते हैं, ये तो कंडीशन हो गई, 2 तरीके की कंडीशन हो गई कि दिया गया कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कैसे पहचाना जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड कंडीशन की। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही हो, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, थर्ड पॉसिबिलिटी है, अगर कोई कंपाउंड या यौगिक क्या है, साइक्लिक है। कंपाउंड या यौगिक क्या है, साइक्लिक है। इस साइक्लिक कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो या तो क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, या तो क्या है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, या क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा अगर दिया गया कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, अगर उस साइक्लिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4n के इक्वल आती है या 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल आती है, इसका मीनिंग क्या हुआ, n का मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू रखने से यहाँ पे आएंगे, जैसे 1 रखूँ तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 रखूँ तो 8 इलेक्ट्रॉन, 3 रखूँ तो 12 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसी तरीके से इसमें मैं बात करूँ तो n क्या होगा, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। n की जगह अगर मैं 0 रखूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरीके से अगर मैं 1 रखूँ तो कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो दिया गया कंपाउंड अगर साइक्लिक है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरीके से आ रहे हैं, तो कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4n और 4n+2 के अकॉर्डिंग आ रही हो, और कंडीशन यहाँ पे क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होना चाहिए, डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट होना चाहिए। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट, विस्थानीकरण क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, किसी साइक्लिक कंपाउंड में 4n और 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स तो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन उसके बीच क्या नहीं है, डीलोकेलाइजेशन नहीं है। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा 4n और 4n+2 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन डीलोकेलाइजेशन क्या है, एब्सेंट है। जब डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट होगा तो अपन कैसे चेक करेंगे, डीलोकेलाइजेशन या विस्थानीकरण को एब्सेंट होने का बेसिकली मीनिंग क्या है, उसको देखिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4n और 4n+2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने बता दिए कि 4n और 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, लेकिन उसमें डीलोकेलाइजेशन को कैसे रोकेंगे, डीलोकेलाइजेशन कैसे रोका जाता है डीलोकेलाइजेशन को, तो देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट है। डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट कैसे हो सकता है, इसकी 2 कंडीशन है। यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन किसी साइक्लिक कंपाउंड में कैसे रोका जा सकता है। फर्स्ट कंडीशन तो इसकी बोली जाती है कि दिए गए कंपाउंड में sp3 हाइब्रिड कार्बन को पहचानना है। मैंने कहा किसी कंपाउंड में
कोई कंपाउंड क्या है साइक्लिक है, उसमें 4n और 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, डीलोकेलाइजेशन या विस्थानीकरण एब्सेंट होना चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है उसमें विस्थानीकरण नहीं हो, विस्थानीकरण एब्सेंट होने का मतलब विस्थानीकरण रोका गया है। तो विस्थानीकरण कैसे रोका जा सकता है किसी साइक्लिक कंपाउंड में, या तो उसमें क्या होना चाहिए, कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को पहचाना है, sp3 एटम को पहचाना है जिसमें संकरण क्या हो, कोई भी एक sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम को पहचानकर अपन बता सकते हैं कि अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम आ गया तो उसमें डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट होगा, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन 4n हो या 4n + 2 इलेक्ट्रॉन हो। सेकंड इसमें बताया जाता है अगर अपने को डीलोकेलाइजेशन रोकना है तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, नॉन प्लेनर। कंपाउंड क्या होना चाहिए, नॉन प्लेनर। मैंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4n और 4n + 2 है लेकिन डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा, तो डीलोकेलाइजेशन किससे किससे नहीं होगा, उसको रोकने का तरीका क्या है, या तो उस साइक्लिक कंपाउंड में sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम पहचानना है, या अगर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम नहीं हो तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, नॉन प्लेनर है। अगर कंपाउंड नॉन प्लेनर होगा तो उसमें डीलोकेलाइजेशन भी एब्सेंट होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो दिए गए कंपाउंड्स क्या होंगे, अगर कंपाउंड्स नॉन प्लेनर है या sp3 हाइब्रिड एटम है, तो अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है इसका मतलब दिया गया कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। तो कैसे क्या होगा देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अगर किसी कंपाउंड में sp3 हाइब्रिड एटम है तो कैसे होगा, sp3 हाइब्रिड कैसे पहचानेंगे और नॉन प्लेनर कंपाउंड कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। मैं एग्जांपल से इसको और क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल से इजीली समझ में आएगा, देखिएगा एग्जाम्पल 1 बाय 1। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे अपने को एग्जाम्पल पूछ ले, अपने को ये एग्जांपल दे दिया, पूछ लिया कंपाउंड, दिया गया कंपाउंड की नेचर पहचानो, दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर क्या है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दिया गया कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है यहाँ पे, 4n। 4n का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कहा 4n इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ये हो गई। 4n का मतलब n की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर होगी, 1 होगी, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे सिस्टम अप्लाई हो रहा है। 4n का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स कंडीशन हो गई। अब अपने को क्या चेक करना है, रिंग में अगर क्या चेक करना है, ये जो दिया गया कार्बन है, ये जो दिया गया कार्बन, इसका संकरण क्या है, sp3। इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3। तो दिए रिंग में अगर कोई एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अपने कंडीशन ये अप्लाई हो रही है कि दिया गया कंपाउंड साइक्लिक है, 4n या 4n + 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं इसमें, इस कंपाउंड में तो 4n हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकेलाइजेशन, यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट होगा, डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा क्योंकि इस रिंग में क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक एटम आ गया जिसके कारण यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा, डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट हो गया। डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी जो कंडीशन लग रही थी कि दिया गया कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, 4n इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, उसमें प्रेजेंट होना चाहिए और डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट होना चाहिए। डीलोकेलाइजेशन क्यों रुका, क्योंकि इस रिंग में दिया गया कार्बन अपने को क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मिल गया, इसके कारण अपनी जो कंडीशन अप्लाई हो रही थी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की वो यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो दिया गया कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो इस तरीके से कंपाउंड्स में पहचानना है कि दिया गया कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक होगा, इसके आधार पर अपन। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे देखना ध्यान से, ये मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, अपने दूसरे दिया गया कंपाउंड क्या है, तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स दिया गया कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। ये जो कार्बन है ये इसका संकरण क्या है, sp3। इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने
यहाँ पे प्रेजेंट है, देखना 2 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस कार्बन की वजह से। इस कार्बन के क्या है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिड, इसका मतलब इसके कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो डीलोकेलाइजेशन भी यहाँ पे नहीं होगा। डीलोकेलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो अपनी कंडीशन अप्लाई हो रही है। कंपाउंड साइक्लिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा। डीलोकेलाइजेशन किससे रुक गया? sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से। तो दिया गया कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। तो इस तरीके से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान करनी है। अपने वो 1 बाय 1 कंडीशन अप्लाई करके दिया गया कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। अब अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन ली थी कि अगर कंपाउंड साइक्लिक है, उसमें 4n और 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट है। डीलोकेलाइजेशन का मतलब जिसको अपने डीलोकेलाइजेशन या विस्थानीकरण को रोकना है। मैंने 2 तरीके से रोका। एक तो उस रिंग में मैंने कहा कि sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम को पहचानना है। इसके एग्जाम्पल अपन ने 2 पढ़ लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ कंपाउंड क्या था? नॉन प्लेनर था। उससे भी क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन रुक जाता है। तो ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूं जिसमें कंपाउंड क्या हो? नॉन प्लेनर हो। तो देखना ध्यान से, कंपाउंड अगर नॉन प्लेनर हो, ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं। इसकी बात कर रहा हूं, इस कैटेगरी के एग्जांपल्स ले रहा हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे साइक्लो ऑक्टा टेट्रा, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये कंपाउंड क्या है? नॉन प्लेनर कंपाउंड है। कैसे है? देखना ध्यान से। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन का बेसिकली मीनिंग क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। ऑक्टा का मतलब 8 कार्बन है, टेट्राइन का मतलब 4, इन का मतलब डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है। तो देखना साइक्लिक कंपाउंड में 8 कार्बन है। तो कैसे होंगे 8 कार्बन? इसमें कितने कार्बन हैं? देखना चाहिए, 8 कार्बन है। कंपाउंड क्या है? साइक्लिक है। टेट्राइन का मतलब 4 डबल बॉन्ड है, वो भी किसके साथ है? कॉन्जुगेशन में। तो ये क्या है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। इस कंपाउंड की ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होती है? टब शेप। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन की ओरिजिनल शेप क्या होती है? टब शेप। टब शेप का मीनिंग क्या है? देखना ध्यान से। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? टब शेप। टब तो देखा ही होगा आप लोगों ने, टब शेप। टब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो अब देखना ध्यान से, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन मैंने कहा क्या है कि नॉन प्लेनर कंपाउंड है। नॉन प्लेनर कंपाउंड है। नॉन प्लेनर का मतलब यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड कितने हैं? 4, चारों डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेशन के साथ अगर रिप्रेजेंट कर दूं तो ये क्या है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन या टब शेप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होती है कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। कैसे होगी? इस टब की मैं बात करूं तो जैसे इस टब में मैं बात करूं इन 2 डबल बॉन्ड्स की, ये जो 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ये जो एटम्स हैं, ये एटम क्या है? प्लेन में है। जैसे इस बोर्ड पर अगर मैं बात करूं, इस बोर्ड को मैंने प्लेन मान लिया और इस पर इस टब को रख दिया। ऐसे टब को रखूंगा तो ये दोनों कार्बन कहाँ होंगे? इससे बाहर होंगे। इस बोर्ड से कहाँ होंगे? बाहर की तरफ होंगे। और ये जो कार्बन है दोनों इस बोर्ड पर प्लेन में होंगे। तो प्लेन के अगर बाहर आ गए मॉलिक्यूल, प्लेन के बाहर एटम्स आ गए, डबल बॉन्ड आ गए, इसका मतलब कंपाउंड क्या नहीं बचा? प्लेनर नहीं बचा। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है? नॉन प्लेनर है। तो कंपाउंड अगर नॉन प्लेनर है तो उस कंपाउंड को क्या बोला जाता है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? अगर नॉन प्लेनर है तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन टब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किसकी तरह, इसकी नेचर क्या होगी? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या होगा? नॉन प्लेनर होगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करूं तो देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2, 4, 6, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ? 4n सिस्टम। 4n पाई सिस्टम। 4n पाई सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे? 8। 4n की मैंने कंडीशन क्या बताई थी? कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड है
प्लेनर होना चाहिए। अगर ये कंपाउंड प्लेनर होता और उसमें 4n इलेक्ट्रॉन्स होते या 8 इलेक्ट्रॉन है अभी, तो उसमें अगर कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाता? एंटी एरोमेटिक कहलाता। लेकिन ये इस साइक्लोऑक्टाटेट्राइन टब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके कारण इसकी प्लेनरिटी खत्म हो जाती है। ये कंपाउंड कैसा होता है? नॉन प्लेनर हो जाता है। नॉन प्लेनर होने के कारण ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं कहलाता। क्या कहलाता है? नॉन प्लेनर होने के कारण नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन टब लाइक स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? इसकी नेचर नॉन एरोमेटिक बोली जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखना अपने को। अब जैसे मैं बात करूं, इसी तरीके से कुछ कंपाउंड्स की मैं बात करूंगा जिसमें प्लेनरिटी नहीं होगी। कंपाउंड क्या कहलाएंगे? नॉन प्लेनर या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कुछ और एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल क्या हो गया? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। इसी तरीके से मैं बात करूं तो एन्युलिन 10। किसकी बात कर रहा हूं? एन्युलिन की। तो देखना ध्यान से, एन्युलिन 10 में क्या होता है? एन्युलिन यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है उसको मैं बना रहा हूं, तो देखना ध्यान से। ये क्या है? एन्युलिन 10 का मतलब इसमें कितने कार्बन है? 10। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन्युलिन का मतलब इसमें कॉन्जुगेशन में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे जो कार्बन, इस कार्बन पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो तो 3 तो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और एक यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी क्या है? एक हाइड्रोजन है। अब इस कंपाउंड की मैं प्लेनरिटी की बात करूं तो ये जो हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन एटम है, इन दोनों के बीच क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। इन दोनों के बीच क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? ये रिपल्सन। इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच क्या लग रहा है? रिपल्सन लग रहा है। रिपल्सन से ये जो कंपाउंड अपने को जैसे इस प्लेन में अभी शो हो रहा है, इस तरीके से नहीं रह पाता। इन दोनों एटम्स के बीच जब रिपल्सन लगेगा तो कंपाउंड अपनी प्लेनरिटी खो देता है। इस ये जो बोर्ड का प्लेन है, अभी जो अपने कंपाउंड दिख रहा है, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं रह पाता, जिसके कारण रिपल्सन से ये थोड़ा क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। बेंड का मतलब अपनी प्लेनरिटी पर, जिस अपनी ये अपनी प्लेनरिटी को धारण किए हुए था, उस प्लेनरिटी पर नहीं रह पाता। प्लेन से थोड़ा 90 डिग्री इसका रोटेशन हो जाता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो रिंग है यहाँ पर ऐसी की ऐसी रहेगी, और ये रिंग ऐसे है तो रिपल्सन होने से क्या होगा? ये जो रिंग है ये 90 डिग्री ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्लेन से थोड़ी ऊपर उठ गई, प्लेनर नहीं रही। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे प्लेनरिटी खत्म हो गई। यहाँ पे क्या हो गई? प्लेनरिटी नहीं रही। प्लेनर मॉलिक्यूल क्या नहीं रहा? प्लेनर नहीं रहा। इसका मतलब कंपाउंड ये क्या है? नॉन प्लेनर है। जो प्लेनर नहीं होगा उसमें उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर का मतलब क्या हुआ? कंपाउंड नॉन प्लेनर कंपाउंड हमेशा ही क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो दिया गया कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक। अब अगर मैं बात करूं, अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो रही है? देखना ध्यान से, 2 4 6 8 10। तो आप बोलोगे सर इसमें तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और कंपाउंड भी क्या है? साइक्लिक है। कंपाउंड भी साइक्लिक है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है। तो सर ये कंपाउंड एरोमेटिक क्यों नहीं हुआ? तो मैंने बोला कि अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसका मैं रीजन देता हूँ। 10 पाई इलेक्ट्रॉन और साइक्लिक कंपाउंड के साथ साथ मैंने और क्या बोला था? यहाँ पे कंपाउंड क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें फॉलो हो रही है तो दिया गया कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा, वरना एरोमेटिक नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्लेनरिटी पर भी ध्यान दीजिए। प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल। प्लेनर यहाँ पे नहीं है क्योंकि इन दोनों एटम्स के बीच रिपल्सन लगने से ये अपनी प्लेनरिटी खो देता है, जिसके कारण कंपाउंड क्या बन जाता है? नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर कंपाउंड की नेचर क्या होती है? नॉन एरोमेटिक। तो ध्यान रखिएगा, एन्युलिन 10 में ये जो कंपाउंड एन्युलिन 10 है, ये क्या कहलाता है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है।
इसको एरोमेटिक मत बता देना, यहाँ पे गलती मत कर देना तुम लोग। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं अपन, एन्युलिन 12। कार्बन की संख्या क्या है? कार्बन एन्युलिन कई टाइप की होती हैं, जिस उसी की बात कर रहा हूँ मैं, जो क्या है नॉन प्लेनर है। एन्युलिन 12, एन्युलिन 12 का मतलब क्या हुआ, इसमें कितने कार्बन है? टोटल 12 कार्बन है। 12 कार्बन कैसे होंगे देखना ध्यान से। इसमें अगर मैं बात करूं तो डबल बॉन्ड क्या होगा, इसके कॉन्जुगेशन में मिलेगा सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये क्या है? 12 एन्युलिन। कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कार्बन 12 है, इसका मतलब ये क्या है? एन्युलिन। और इससे ये तो जुड़े हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कार्बन के किसके द्वारा कंप्लीट हो रही है? इन हाइड्रोजन के द्वारा। ये क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन एटम। ऐसे बोला जाता है। इस कंपाउंड में सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूँ तो 2 4 6 8 10 और 12 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। 12 के अकॉर्डिंग कि कौन सा सिस्टम है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें n की वैल्यू कितनी रखी गई कि ये 12 आ जाए, इसके n की वैल्यू 3 रखी गई, तभी ये कितने हुए? 12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। कंपाउंड क्या है? साइक्लिक। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा अपन किसकी तरफ जा रहे हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ। एक कंडीशन इसकी क्या है? प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर। ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा ये जो हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, इनके बीच क्या लगता है? रिपल्सन लगता है। यहाँ पे क्या लगता है? रिपल्सन। इन चारों हाइड्रोजन्स के बीच क्या लगता है? स्टेरिक रिपल्सन लगता है। रिपल्सन के कारण, इन रिपल्सन के कारण क्या हो जाता है? कंपाउंड अभी जो इस प्लेन में दिख रहा है, इस बोर्ड पर जिस तरीके से दिख रहा है, उस तरीके से कंपाउंड नहीं रह पाता। इस रिपल्सन के कारण ये प्लेन से थोड़ा ऊपर उठ जाता है या इससे थोड़ा नीचे चला जाता है। इस प्लेन में नहीं रहता। प्लेन में नहीं रहने के कारण ये कंपाउंड अपनी प्लेनरिटी खो देता है। यहाँ पे अपनी प्लेनरिटी खो देता है, यहाँ पे प्लेनर नहीं रह पाता। प्लेनर नहीं होने से जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, उसकी कंडीशन क्या थी? प्लेनर होना चाहिए। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या नहीं होगा? एंटी एरोमेटिक तो नहीं होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होनी चाहिए? प्लेनर, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। तो एंटी एरोमेटिक तो नहीं होगा। कंपाउंड क्या है? यहाँ पे नॉन प्लेनर है। मैंने कहा कोई कंपाउंड जिसमें 4n इलेक्ट्रॉन हो, कंपाउंड साइक्लिक हो, और कंपाउंड उसमें क्या हो? नॉन प्लेनर हो, तो उस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये दिया गया कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक। क्यों है? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है? नॉन प्लेनर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, लेकिन प्लेनरिटी मेन यहाँ पे क्या वेरी कर रही है? प्लेनरिटी देखी जाती है नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए। अगर प्लेनर है तो उसमें बात की जाती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक। अगर कंपाउंड नॉन प्लेनर ही आ गया, इसका मतलब कंफर्म वो कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक। इसी तरीके से मैं कुछ एग्जांपल्स की और बात कर रहा हूँ। अपने को उनको याद रखना है कि दिए गए कंपाउंड क्या है? नॉन प्लेनर होते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में बात कर रहा हूँ, पेंटालिन। पेंटालिन क्या होती है? ध्यान से देखिएगा। पेंटालिन भी एक तरीके का क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन प्लेनर कंपाउंड है। तो कैसे है देखना ध्यान से। पेंटालिन क्या होती है? 5 मेंबर रिंग। पेंटा का मतलब 5 मेंबर रिंग। 2 5 मेंबर रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं।
पेंटालिन जिसमें दो 5 मेंबर रिंग आपस में जुड़ी हुई हो और डबल बॉन्ड क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो। तो डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो, यहाँ पे इस तरीके का होता है। ये क्या कहलाती है, पेंटालिन। ये क्या कहलाती है, पेंटालिन। इसमें अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट कर लो, 2 4 6 2 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गई। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, फॉरेन सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर इसमें मैं बात करूं, दिया गया कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। तो अपन किसकी तरफ जा रहे हैं अभी, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। लेकिन अभी क्या बाकी है, इसमें प्लेनरिटी चेक करनी कि दिया गया मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं। तो ये कंपाउंड प्लेनरिटी में नहीं होता। ये जो कंपाउंड है पेंटालिन, ये प्लेनर नहीं होता। कैसा होता है, नॉन प्लेनर। तो पेंटालिन नॉन प्लेनर होती है। कैसे होती है इसके अपन आगे चर्चा कर लेंगे। तो एक कंपाउंड क्या होता है, नॉन प्लेनर। इसका मतलब ये जो बोर्ड का जो प्लेन है, ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता। तो यहाँ पे अगर कोई कंपाउंड क्या है, नॉन प्लेनर, तो उसकी नेचर क्या होगी, नॉन एरोमेटिक। तो दिया गया कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। पेंटालिन इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अपन इसका लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे पेंटालिन की तरह अगर मैं बात करूं, जैसे हेप्टालिन। हेप्टालिन, हेप्ट का मतलब क्या हुआ, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन। हेप्ट का मतलब क्या है, 7 कार्बन। जैसे पेंटालिन में पेंटा का मतलब 5 कार्बन, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन। 7 कार्बन मतलब 7 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग दो आपस में जुड़ी हुई होंगी। ये 7 मेंबर्ड रिंग है। इसके साथ एक और 7 मेंबर्ड रिंग अगर मैं जोड़ दूं तो 7 मेंबर्ड रिंग दो आपस में जुड़ गई। इसमें अगर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन मिल जाए, डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो तो वो क्या कहलाती है, हेप्टालिन। डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन कैसे मिलता है, देखना ध्यान से। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये क्या है, हेप्टालिन। इसमें अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 2 4 6 8 10 2 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, फॉरेन सिस्टम पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। और कंपाउंड दिया गया कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। अब प्लेनरिटी चेक करेंगे। अगर ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा तो प्लेनरिटी चेक करते हैं। तो हेप्टालिन एक किस तरीके का होता है मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर होता है। जैसा बोर्ड पर दिख रहा है उस प्लेन में ये नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन प्लेनर है। तो साइक्लिक के साथ और क्या है, ये नॉन प्लेनर कंपाउंड। जब भी कोई कंपाउंड नॉन प्लेनर आता है उसकी नेचर क्या होती है, नॉन एरोमेटिक। तो दिया गया कंपाउंड या मॉलिक्यूल ये क्या है, नॉन एरोमेटिक इन नेचर। इसकी प्रकृति क्या होगी, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो हेप्टालिन क्या होती है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होती है। इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन ये तो बात हो गई एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की किसी कंपाउंड दिए गए उसमें कैसे पहचान की जाती है उसकी बात कर ली। कल के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि जो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं ये किस आधार पर किए जाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं। जैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव का कितना इलेक्ट्रॉन गिना जाता है, डबल बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं, अगर वो डिलोकेलाइजेशन हो रहे हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं, लोकेलाइजेशन हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट किए जाते हैं, उसके अपन कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अपन कल पढ़ेंगे। उसके बाद अपन कुछ कंपाउंड्स की प्रकृति, उसके कंपाउंड की प्रकृति चेक करेंगे कि दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया इस एरोमेटिसिटी में उसमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।